मैं अभी भी नाश्ता करके छत पर आया, कुदरत के हसीन मंजर को अपनी आंखों में जज़ब करने लगा। मैंने घूमकर इधर उधर का जायज़ा लिया। उस वक्त पूरा गांव हल्की हल्की धुंध से ढका हुआ था। अभी भी सावन की हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी और साथ साथ सूरज की दिलफरेब किरणें बादलों के टुकड़ों को चीरते हुए ज़मीन को मुनव्वर कर रही थी। दूर खेतों के दरमियान से गुजरती हुई नहर का पानी सूरज की रोशनी पड़ने पर हीरे की तरह चमक रहा था। मुझसे रहा न गया और बेख्तियार मेरे कदम नहर की जानब उठने लगे। मैं सुहाने मौसम को एंजॉय करते हुए नहर की जानब रवां दवां हो गया था। कुछ ही देर बाद मैं नहर के किनारे मौजूद था। नहर के किनारे मुझे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। शायद वो कोई मेरी तरह ही इस मौसम को एंजॉय करने आया होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा और उसकी तरफ चल दिया। करीब पहुंचने पर पता चला कि वो तो मेरा दोस्त आफ्ताब था। उसको देखकर मैं खुश हो गया। आज वो मुझे तकरीबन एक हफ्ते बाद नजर आया था। मैं खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। वो बहुत गुमसुम सा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और बहुत ही धीमे अंदाज में नहर के किनारे छोटे छोटे पड़े हुए पत्थर नहर के पानी में फेंक रहा था। क्या हो रहा है जनाब? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो वो एकदम घबरा सा गया और उसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया और वो सोचों के दरिया से बाहर आ गया। अरे साइम तुम? मैंने हाँ में सर हिलाया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वो संजीदा होकर बोला। मैं काफ़ी देर से तुम्हारे पीछे खड़ा था लेकिन शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मैंने उसके साथ बैठते हुए कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी सूरत नहीं देखी, कहाँ घूम रहते हो? मैंने जल्दी से पूछा। मैंने कहाँ जाना है? उसका लहजा बहुत ही बदला बदला सा था। पहले की तरह ना ही चेहरे पर मुस्कुराहट थी न शरारत। आंखों में अजीब सी अफसरदगी की झलक नुमाया थी। तब मैंने पूछा, क्या बात आफ्ताब, तुम बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हो? नहीं यार, कोई बात नहीं है, वो मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। आज से पहले मैंने तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा और लहजा बता रहा है कि कोई ऐसी बात ज़रूर है जो तुम जाहिर नहीं करना चाहते हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यार सैम, ऐसी कोई बात नहीं है यार। आफ्ताब, बात शेयर करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हम कोई बात नहीं छुपाते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाता। मैंने संजीदगी से कहा। फिर मेरे बहुत इसरार पर वो असल बात बताने पर मजबूर हो गया। शायद तुम जानते हो कि मैं रात को ऑफिस से लेट घर आता हूँ। एक रात दफ्तर में काम ज़्यादा था तो देर हो गई। रात को मैं अपनी कार में घर आ रहा था कि वीरान रास्ते में मुझे चांद की रोशनी में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। करीब पहुँचने पर पता चला कि वो एक नौजवान लड़की है। उसने अपना चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। उसने हाथ के इशारे से मुझे गाड़ी रोकने का कहा। मेरे दिल में ख्याल आया कि नौजवान लड़की का आधी रात को इस वीराने में क्या काम है। कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में लोगों ने कहानियाँ बना रखी हैं कि इस रास्ते में खौफनाक चुड़ैलों का बसेरा है। ये सोचकर मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। पर आजकल के ज़माने में चुड़ैलों और भूतों का वजूद नहीं है। ये तो जाहिल लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं। ये मजबूर लड़की ना हो, ये सोचकर मैंने गाड़ी रोक दी। सर, थोड़ी दूर मेरा घर है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? वो गाड़ी के शीशे से झांकते हुए बोली। उसके चेहरे पर नकाब था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें बेइंतहा खूबसूरत थीं। हाँ क्यों नहीं, मैं चूंकते हुए बोला। तो वो गाड़ी का पिछला शीशा खोल कर गाड़ी में बैठ गई। कहाँ जाना है आपको? मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। बस थोड़ी दूर जाना है। मैंने जहाँ उतरना हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और इतनी रात को इस वीराने में क्या कर रही थी? आजकल के हालात भी ठीक नहीं हैं। इस तरह के लिए लड़कियों को इतनी रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। मेरी बात सुनकर बोली, हम खानाबदोश लोग हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हमारा ठिकाना नहीं होता। पेट की आग को मिटाने के लिए घर से बाहर जाती हूँ, यहाँ पास ही एक घर में काम करती हूँ, इसलिए रात को आने में देर हो जाती है। दूर से आपकी गाड़ी की लाइट्स देखी तो आपसे लिफ्ट मांग ली। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिलाया। कुछ लम्हे इसी खामोशी में गुजर गए। मैं चुपके चुपके गाड़ी के शीशे से उसको देख रहा था। बस जी यहीं रोक दें, वो खामोशी को तोड़ते हुए बोली। मैंने गाड़ी रोक दी। बहुत शुक्रिया आपका, वो ये कहते हुए गाड़ी से उतर गई और मैं गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं रास्ते में उसके बारे में ही सोचता रहा। दूसरे दिन वो फिर इसी जगह खड़ी थी। मैंने उसके कहे बगैर ही गाड़ी रोक दी। वो भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। आपसे एक बात पूछूं? मैंने शीशे में उसे देखते हुए कहा। जी क्या बताऊं? वो बोली, जैसे वो बोलने का पहले से इंतजार कर रही हो। क्या तुमने कभी इस रास्ते में चुड़ैल या जिन भूत देखे हैं? वो मेरी बात सुनकर कहकर हंसने लगी तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। आप हंस क्यों रही हो? मैंने पूछा। आप जैसे पढ़े लिखे शख्स के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हंसी तो आएगी ना। बहरहाल मैंने भी कुछ नहीं देखा, वो इतना कहकर खामोश हो गई तो मुझे अपने सवाल पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। शीरीं, वो मुखसरन बोली। बहुत अच्छा नाम है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया था। वो रोज़ रात को रास्ते में मेरा इंतजार कर रही होती और मैं उसे उसकी मतलूबा जगह पर छोड़ देता था। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बॉस से छुट्टी लेकर शाम को ही घर की तरफ रवाना हो गया।
रास्ते में मुझे शीरीं का ख्याल आया कि कहीं रात को फिर वो मेरा इंतज़ार ही ना करती रहे, मुझे इसका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। ऐसे ही सोचते हुए मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। अभी इसी रास्ते से जिससे मुझे शीरीं मिलती थी थोड़ी दूर था कि मुझे इस रास्ते में शीरीं किसी लड़के के साथ गुजरती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर अब भी नकाब ही था। वो उस लड़के की बाहों में बाहें डाले आगे बढ़ रही थी। उस वक्त मुझे शीरीं पर बेदखा गुस्सा आ रहा था। न जाने क्यों मुझे उसके इस अमल से तकलीफ महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी रोक दी और उन पर नज़रें गाड़ दीं। उन दोनों का रुख एक पहाड़ की तरफ था। कुछ ही देर में वो पहाड़ के पीछे चले गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पहाड़ के पास जाकर रोक दी। अचानक ही मुझे शीरीं के कहकों की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बाहर आ गया। अचानक ही मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो चौंक गया। रात बारिश की वजह से ज़मीन गीली थी, जिसकी वजह से वहाँ पाँव के निशान नुमाया नज़र आ रहे थे। कदमों के निशान मुझे कशमकश में डाल रहे थे। दो पाँव के निशान तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन पाँव के दो निशान उल्टे दिखाई दे रहे थे। ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी। मेरी छठी हिस्स मुझे ख़तरे का एहसास दिला रही थी। लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे हकीकत जानना होगी। ये सोचकर मैंने कदम पहाड़ की तरफ बढ़ा दिए। मैं छुप कर जा रहा था और फिर मेरी आंखों ने एक हैरानकुन मंजर देखा। शीरीं उसके बहुत करीब बैठी हुई थी। वो लड़का उससे कह रहा था कि अपने चेहरे से नकाब हटा दो, मुझे देखने बाद तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। शीरीं सुरीली आवाज़ में गूंजी। तुम नकाब तो उतार दो, वो मुस्कुराते हुए बोला। शीरीं ने हाथ बढ़ाकर नकाब उतार दिया। उसके नकाब उतारते ही उस लड़के की एक चीख गूंज उठी और मैं भी अपनी जगह दहल सा गया। खौफ की जैसे मेरा जिस्म कांपने लगा। शीरीं का आंखों से नीचे का तमाम चेहरा काले स्याह बालों से भरा हुआ था। सिर्फ होंठों से दो दांत बाहर निकले हुए थे। वो लड़का खौफ से कांप रहा था। और फिर मेरे देखते ही देखते शीरीं ने अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। लड़का तकलीफ की शिद्दत से तड़प रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और फिर शीरीं ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और फिर वो अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथों से उसके गोश्त को खाने लगी। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ गाड़ी तक आया। फिर मैं कैसे घर पहुंचा ये मैं ही जानता था। उस दिन के बाद मैंने रात को देर से आना छोड़ दिया। मैं शाम को ही लौट आता। एक शाम शीरीं को वहाँ खड़े पाया। शायद वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने का कहा, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी उसके ऊपर से गुजारना चाहिए। मेरी गाड़ी उसको कुचलने वाली थी कि वो एक खौफनाक परिंदा बनकर उड़ गई। मैं खौफ से कांप रहा था, लेकिन मैंने फिर भी गाड़ी नहीं रोकी। अचानक ही वो मेरी गाड़ी की छत पर बैठ गई। आफ्ताब, तुमने मेरे साथ दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया, उसकी खौफनाक आवाज़ मुझे सुनाई दी और फिर वो उड़ते हुए पहाड़ के पीछे गायब हो गई। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते से आना ही छोड़ दिया है। अपने ऊपर बीती दास्तान सुनाकर आफ्ताब खामोश हो गया और मैं गहरी और तजस्सुस भरी नज़रों से उसे देखने लगा। साया, मुझे बहुत डर लग रहा है, आफ्ताब खौफजदा लहजे में बोला। आफ्ताब, मेरे ख्याल में तुम्हें किसी बुज़ुर्ग से रब्ता करना चाहिए, मैंने उसे देखते हुए कहा। पर यह जब से मैंने रास्ता चेंज किया है वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। आफ्ताब नहर में पत्थर फेंकते हुए बोला, तुम आइंदा भी इस रास्ते से नहीं आना, मैंने उसे हिदायत करते हुए कहा तो उसने सर हिला दिया। अच्छा चलो, काफ़ी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, आफ्ताब ने उठते हुए कहा। चलो, मैंने कंधा झुका कर कहा। घर आने के बाद भी मेरा दिमाग आफ्ताब की सुनाई हुई दास्तान में उलझा हुआ था। क्या अभी जिन भूत होते हैं? मुझे आफ्ताब की बहुत फिक्र हो रही थी। और फिर वो हुआ जिसका मुझे डर था। इस वीरान रास्ते से आफ्ताब की कटी हुई लाश मिली। अपने दोस्त को खोकर मैं बहुत गमगीन हो गया था। बार बार उसकी बातें, उसकी शरारतें याद आ रही थीं। गांव वाले बहुत ही परेशान थे। गांव के काफ़ी लोग इस वीराने में चुड़ैल को देख चुके थे। सबका यही ख्याल था कि आफ्ताब को उसी चुड़ैल ने कत्ल किया है। और फिर मैंने आफ्ताब की सुनाई हुई दास्तान सुनाई तो वो खौफजदा हो गए। उस दिन के बाद इस नकाबपोश लड़की को अक्सर इस वीराने में देखा जाने लगा, बल्कि आधी रात को गांव के करीब भी उसको भटकते हुए देखा गया। गांव के लोग उसकी वजह से बहुत परेशान थे।